डॉक्टर महेश संघवी, भाई साहब डिजास्टर मैनेजमेंट हेड, आप सबको हमारी गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ओर से बहुत साधुवाद और इस इनिशिएटिव के लिए और ये प्लेटफॉर्म के लिए हमको जुड़ने के लिए। आज जो हम लोगों को जो चर्चा करनी है वो जो हमारा टॉपिक है यज्ञ का जो विज्ञान है और यज्ञ का जो ज्ञान है, विजडम एंड साइंस ऑफ यज्ञ फॉर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। तो आज हमारी दो लेक्चर सीरीज है, एक आज का है और कल है। तो 2 घंटे में हम लोग पूरा कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर वरुण मानेक से कि मुझे स्क्रीन शेयर का परमिशन मिल जाए, तो मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहूंगा। थैंक यू। आप सभी यहाँ पे आयुर्वेदिक बैग। भैया आपको परमिशन है? हाँ, ओके, थैंक यू वरुण भैया। आवाज अच्छे से आ रही होगी, है ना? हाँ, आवाज क्लियर है। ओके। जो बैकग्राउंड हमको बताया गया था डॉक्टर महेश संघवी जी द्वारा कि यहाँ इसको बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और उस तरह के बैकग्राउंड के लोग भी इसको देखेंगे, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आयुर्वेदिक बैकग्राउंड के बिना यज्ञ चिकित्सा को पूरी तरह से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि यज्ञ चिकित्सा वो आयुर्वेद का ही हिस्सा है, या इधर वे यज्ञ चिकित्सा और आयुर्वेद जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए बहुत सारी बातें हैं, आप सब लोग इसके एक्सपर्ट हैं, धूमनस्य आदि सब जानते हैं। तो उसकी जब थोड़ी चर्चा आएगी तो इस बिंदु पे भी हम लोग अपना थोड़ा मंतव्य शेयर करना चाहेंगे। और अभी जो है वो ये है कि सबसे पहले हम लोग विजडम की चर्चा करेंगे कि यज्ञ आखिर है क्या, उसकी उसका जो पेरिफर डायमीटर है, उसका जो बृहद व्यू है, उसकी पहले हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद विज्ञान, उसका जो स्पिरिचुअल विज्ञान है, और उसके बाद हम लोग मॉडर्न साइंस में उसका क्या है वो चर्चा करेंगे। और फिर स्पेसिफिकली हेल्थ एंड एनवायरनमेंट की चर्चा करेंगे। पर क्योंकि हम लोग सब धर्म के बैकग्राउंड से भी है, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से भी है, इसीलिए हम लोग यज्ञ की जो फिलोसॉफी है, जो स्पिरिचुअलिटी बेस है, उस पर भी पहले चर्चा करेंगे। तो 3 बिंदु जैसे हमने चर्चा की, पहले हम विजडम की चर्चा करेंगे, फिर हेल्थ के लिए यज्ञ, फिर एनवायरनमेंट के लिए यज्ञ। तो सबसे पहले विजडम को देखते हैं, आखिर ये यज्ञ है क्या। तो यज्ञ और गायत्री ये इंडियन कल्चर के 2 फाउंडेशन पिलर है। इंडियन कल्चर को देव संस्कृति कहते हैं और ये ऋषि संस्कृति है। इसके अंदर 2 मुख्य तत्व माने जाते हैं। जैसे 108 एलिमेंट माने जाते हैं, भौतिक फिजिकल साइंस के बेस होते हैं, वैसे ये 2 एलिमेंट गिनो या फाउंडेशन पिलर गिनो या जिसके माता पिता गिनो, जो भी हमको गिनना है वो है गायत्री और यज्ञ। और ये बहुत ही विस्तृत है, इसको हम लोग सिंपली मूर्ति के तहत गायत्री को नहीं कर सकते, वो परम शक्ति है, आद्य शक्ति है। और यज्ञ है वो हमारी राइचियस एक्शन है। तो यज्ञ एक फाउंडेशन प्रिंसिपल है जिसकी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ये 2 बिंदुओं को ही पकड़ के अगर हम लोग जाते हैं तो हमें इंडियन कल्चर का पूरा विजडम और साइंस पता चल जाता है। पर हम लोग अभी सिर्फ यज्ञ की चर्चा करेंगे। यज्ञ हमारे इंडियन कल्चर का पिता माना गया है। यज्ञ का फिलोसॉफिकल मीनिंग ये हो जाता है कि एक अच्छा कार्य, जैसे एकल विद्यालय, आरोग्य फाउंडेशन और इस तरह से गायत्री परिवार, ऐसे जितनी भी संस्थाएं कर रही है निष्काम भाव से, जैसे डॉक्टर महेश संघवी जी ने बताया, ये जो निष्काम भाव है वो यज्ञ है। और ये यज्ञ को अगर हम लोग थोड़ा टेक्स्ट बुक वाइज, एज सब्जेक्ट वाइज पढ़े तो उसके 3 मीनिंग होते हैं। एक होता है देव पूजन, संगतिकरण और दान। उसको हम लोग ऐसा कहेंगे कि डिविनिटी, अच्छी क्वालिटीज को इम्बाइव करना, फिर उस क्वालिटीज का अभिवर्धन करना, उसको बढ़ाना, और फिर उसकी वजह से जो शक्ति उत्पन्न होती है उसको समाज के लिए लगाना। तो ये पूरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। और इसको हम लोग अलग अलग रूपों में इस तरह से देख सकते हैं कि देखिए, जैसे कि समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी ने सबसे पहले क्या किया, सूर्य की शक्ति को ग्रहण किया, तो उसने कुछ क्वालिटीज को ग्रहण किया, अच्छी क्वालिटीज को ग्रहण किया, वो हो गया देव पूजन। उसने फिर वो पानी ऊपर दे दिया, पानी हो गया बादल, बादल ने वो जो बाष्प थी उसका संगतिकरण किया, उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया, उसको और अच्छी चीज में उसको बढ़ाया, उसके बाद उसके बादल बने। वो बादल गए और उसके बाद उन्होंने अपने पास नहीं रखा, उसको उन्होंने पहाड़ों और जमीन और नदियों को दे दिया।
और किसी ने भी अपने पास नहीं रखा और दूसरे को दे दिया, तो उसको दान बोलते हैं। तो जब ये तीनों चीजें मिल जाती है तो एक साइकिल बन जाती है, एक एक प्रक्रिया बनती है, उस प्रक्रिया को यज्ञ कहते हैं। और ये प्रक्रिया हमें पूरे दुनिया में जितनी भी प्रणाली है, आप सब लोग वो बैकग्राउंड से है, आपको पता है कि प्रणाली प्रणाली क्या होती है, सिस्टम। हर सिस्टम में ये सिद्धांत लागू होता है। जहां पे भी ये सिद्धांत में गड़बड़ी आ गई वहां पे वो चीज नष्ट हो जाती है। अगर संस्था के हिसाब से ले ले तो उसमें भी यही चीज लगती है, देव पूजन, संगतिकरण और दान, अच्छे क्वालिटीज को लेना, उसको बढ़ाना और उसको समाज को देना। और ये प्रक्रिया इंसान में भी लगती है। और आगे हम देखेंगे कि स्थूल, जड़ और चेतन सभी जगह पे यह सिद्धांत लागू होता है और एक साइकिल बनाता है और उसी से सृष्टि क्रम चलता है और इसी को हमारे ऋषियों ने यज्ञ नाम दिया है। अभी एक छोटा सा उसको और उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे नशा मुक्ति हम करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, नदियों का शुद्धिकरण करते हैं, पर्यावरण बचाते हैं, साधना करते हैं, सुसंस्कार, इस सब में हम लोग निष्काम भाव से करते हैं। मैं नहीं होता है, हम होता है, वहां पे उल्लास होता है, सुख होती है, शांति होती है। ये सारी चीजों को यज्ञ कहते हैं और इसके सिद्धांत हमने चर्चा की। और जो एकल विद्यालय कर रहा है, जो आरोग्य संस्थान कर रहा है, वो यज्ञ है। और जो उससे विरुद्ध है, नशा, वृक्षों को काटना, हवा पानी प्रदूषण, असंयम, ये जितनी भी चीजें जहां पे मैं और मेरा नहीं है, जहां पे मैं और मेरा है, वहां पे पतन, पराभव और पीड़ा है, वहां पे यज्ञ नहीं है। तो हम यज्ञ की बात करेंगे, ये यज्ञ की फिलोसॉफी की बात है। अब उसका एक ये हो गया ज्ञान, और उसका एक कर्मकांड पक्ष हो जाता है, वो भी, उसमें भी बहुत ज्यादा साइंस है जिसकी अभी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज हम जरूर शेयर करना चाहेंगे कि ये भारतीय संस्कृति का इतना गहरा पहलू है कि इसको टच किए बिना हम इंडियन कल्चर को नहीं समझ सकते। जैसे कि वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, रामायण, महाभारत, पुराण और सभी धर्मों में हमें यज्ञ मिलता है, बल्कि वेद का मुख्य विषय यज्ञ ही है। जितनी भी देव शक्तियों के साथ कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी जो वेदों में है, वो यज्ञ से ही संभव है। अगर आपके पास वेद हो तो आप वेद निकाल के उसके पत्ते घुमाइए, उसका ट्रांसलेशन देखिए, आपको हर 2 पेज पे 3 पेज में यज्ञ, हवि, आहुति और इस तरह की चीजें, स्तुति, अर्पण, अर्जन, ये सारे शब्द मिलेंगे वो देव शक्तियों के साथ। जितनी भी देव शक्ति है उनके साथ कम्युनिकेशन की बात आएगी तो वो यज्ञ है। और यज्ञ का मुख्य विषय ज्योतिष है, तो वो पूरा स्पिरिचुअल साइंस है, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग हेल्थ एंड एनवायरमेंट पे फोकस रहेंगे। लेकिन जो मूल बिंदु जो आपसे शेयर करना है वो ये है कि अपना स्क्रिप्चर यज्ञ से फुल ऑफ यज्ञ है, यज्ञ की डिस्क्रिप्शन से। तो वो देखते हुए हम लोग अपना कल्चर को देखते हुए 4 आश्रम बने हुए हैं अपने पास संस्कार है, 16 संस्कार है। हम लोग देखते हैं विवाह दिवस होता है, मरण, अंत्योष्टि संस्कार होता है, सब जगह पे हमें यज्ञ ही यज्ञ मिलता है। तो हमारे जीवन में, हमारी फिलोसॉफी में, हमारे रीति रिवाज में, हमारे शास्त्र में, सब जगह पे यज्ञ है। और ये इसकी पूरी विजडम हमने आपसे अभी शेयर की। अब इसका थोड़ा सा वैदिक काल में जाएंगे, उसके बाद फिर हम भौतिक जगत के हिसाब से यज्ञ की विवेचना करेंगे। वैदिक काल में क्या हुआ करता था कि हर घर में हर गृहस्थ 3 तरह की अग्नि रखता था, वो अखंड अग्नियां हुआ करती थी। और उस अग्नि के हिसाब से वो ये अग्निमय जीवन, यज्ञमय जीवन जीता था। और आज एक मजे की इंटरेस्टिंग जो हिस्टोरिकल बात यह है कि इतना इंपॉर्टेंट होता था कि बेटी को विदाई के दौरान माता दहेज में वो उसके पास जो अखंड अग्नि होती थी, उस अखंड अग्नि में से उसको एक और अग्नि देती थी, वो अखंड अग्नि का हिस्सा देती थी कि जिससे वो अपना गृहस्थ जीवन शुरू कर सके। यज्ञ कहने का मूल भाव ये है कि यज्ञ हमारे कल्चर की नस नस में, रग रग में है। अब उसके हिसाब से अब हम लोग और आगे देखते हैं तो विजडम में, यज्ञ के विजडम की हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें वैदिक समय में यज्ञ प्रकृति और मनुष्य समुदाय के बीच संतुलन की प्रक्रिया थी। ये बहुत ही अहम बात है, प्रकृति और मनुष्य समुदाय में संतुलन की प्रक्रिया। अब हम इसका विज्ञान देखेंगे, कैसे संतुलन होता था मनुष्य समुदाय में और प्रकृति के बीच में। यज्ञ से ही अर्थव्यवस्था चलती थी। घी, गऊ, जो हमारे आरएसएस और ये जितनी भी अच्छी संगठन है वो लोग इसको चला रहे हैं। गौशाला, अपने गायत्री परिवार में हमारे यहाँ पे गौशाला, ये पूरे अभियान जो चलते हैं वो अर्थव्यवस्था, यज्ञ और गौ बेस्ड अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई थी, जीवन शैली जुड़ी हुई थी। क्षत्रिय हो पहले के उस समय में,
या जो राष्ट्र रक्षा के लिए हो या जो व्यवसाय में लगा हुआ हो, सभी लोगों के जीवन में यज्ञ एक अहम हिस्सा था। अब एक बात जो हम आप लोगों को थोड़ा और फिलोसॉफी के बेस पे स्पिरिचुअल साइंस की ओर ले जाना चाहते हैं कि हमारे अंदर उपनिषद कहते हैं, हमारे अंदर आँख के अंदर जो शक्ति होती है, उसका जो देवता होता है। हमारे अंदर विचार है, विचार की शक्ति की जो जो शक्ति है, हमारे अंदर संकल्प की शक्ति है, आत्मविश्वास की शक्ति है। ये जितनी भी शक्तियाँ हैं, वो बेसिकली वही शक्तियाँ प्रकृति में रिप्रेजेंट होती है। जैसे कि विचारों शक्ति हमारी वरुण मरुत देवता है, वो हमें प्रकृति में भी मिलते हैं। मन की शक्ति, सर्वोच्च शुद्ध मन की शक्ति को इंद्र कहते हैं, वही बारिश के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो पूरा वेद साइंस ऑफ वेदा है, वो पूरा का पूरा इस तरह से गुथा हुआ है कि जो भी चीज प्रकृति में है वो भी मनुष्य के अंदर है, और इन दोनों के बीच में जो तालमेल की प्रक्रिया है वो यज्ञ है। और ये चीज हमारे आयुर्वेदाचार्य जो थे, जैसे नागार्जुन आयुर्वेदाचार्य भी थे, वो सब ये चीजें जानते थे। वो ईसा के एक सदी पहले थे। उन्होंने ईसा के, हाँ, एक सदी पहले जब नागार्जुन से कावेरी नदी के किनारे उन्होंने जो आयुर्वेद के जो प्रयोग किए थे, आयुर्वेद और ऊर्जा के रस शास्त्र के जो मंत्र और यंत्र के जो प्रयोग किए थे, वो भी आज भी आयुर्वेद का ही हिस्सा है। जहाँ पे हमें ज्योतिर्विज्ञान, आयुर्वेद ज्योतिष और इस तरह की चीजें मिलते हैं, और उसमें भी धूम नस्य और ये सारी चीजों को टेक्नोलॉजी जो थी जिससे यूज होता था, तो वो यज्ञ थी। बल्कि बहुत जगह पे रेफरेंस भी मिलता है कि ये दैव दैव चिकित्सा के रूप में आयुर्वेद में यज्ञ भी है। तो ये कहीं ना कहीं बीच में जो जो ग्रंथ थे वो शायद लुप्त प्राय हो गए हैं। महर्षि चरक और सुश्रुत के बाद जो बीच में आयुर्वेद के कुछ अहम ग्रंथ थे जो इस बिंदु को प्रकाशित करते थे, शायद आयुर्वेद के लोग उस पर और प्रकाश डाल सके कि वहां पे बृहद इसकी चर्चा है। मेरा बैकग्राउंड मॉडर्न साइंस है, इसलिए मैं मॉडर्न रेफरेंसेस से ये प्रूव कर सकता हूँ आपको कि एक रिसर्च आई है 2006 में, वहां पे उसमें ये चर्चा हुई है कि पूरे विश्व में 50 कंट्री में औषधीय धूम्र का उपयोग होता है चिकित्सा के लिए, वातावरण शुद्धि के लिए, हेल्थ और एनवायरमेंट के लिए। तो हालांकि वो बिंदु की आगे हम और छोटी छुटमुट चर्चा करते रहेंगे, लेकिन जो बात है वो यह है कि हर जगह पे यज्ञ हो रहा है, मनुष्य समुदाय के अंदर हो रहा है, प्रकृति में हो रहा है। सूर्य होता है, रेड जायंट बनता है, सुपरनोवा बनता है, गैस बनता है, उससे फिर सूर्य बनता है। इसी तरह से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड साइकिल इत्यादि की सारी जगह पे यज्ञ ही चल रहा है। जड़ चेतन सब जगह पे, मनुष्य समुदाय के अंदर भी चल रहा है, और उसको बैलेंस करने की प्रक्रिया हमारे ऋषि ने जो टेक्नोलॉजी दी थी वो यज्ञ थी। और इस यज्ञ को जब हम लोग इस भाव से करते हैं तो उसमें हमें बहुत ही ज्यादा उसका कनेक्शन मिलता है। अब एक चीज है, हम लोगों का मूल आज की जो बात है जो हमसे रिक्वेस्ट की गई थी वो ये थी कि हमें यज्ञ का मनुष्य समुदाय के हेल्थ और एनवायरनमेंट के ऊपर चर्चा करनी है। मनुष्य की चेतना, मनुष्य का जीवन, सूक्ष्म वातावरण, ब्रह्मांड की गतिविधियां, देव गतिविधियां, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, प्रकृति में हो रहे उत्पाद, इन सब के लिए स्क्रिप्चर्स में यज्ञ के द्वारा बैलेंस की एक प्रक्रिया बनती है, देव शक्तियों के साथ मनुष्य समुदाय के बैलेंस की। पर हम लोगों की चर्चा अभी हेल्थ और एनवायरमेंट से है आगे। ये एक छोटा सा ऊर्जा का विज्ञान है, क्योंकि ऊर्जा के विज्ञान के बिना आयुर्वेद को भी जस्टिफाई करना संभव नहीं है। हम सब जानते हैं कि जो जो औषधियां होती है उसके हिसाब, वो राशि के हिसाब से होती है, नक्षत्रों के हिसाब से होती है, उसमें रोग के साथ साथ पर्टिकुलर ऊर्जा ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है, और वो आयुर्वेद ज्योतिष है, उसका ही उपयोग किया जाता है यज्ञ यज्ञ विज्ञान में। ये पूरा का पूरा स्पिरिचुअल एंड उस तरह का साइंस है जहाँ पे व्यक्ति की ऊर्जा और प्रकृति की ऊर्जा को यज्ञ के द्वारा हम लोग मिला लेते हैं, और उससे औषधि के अंदर हम लोग ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उसके द्वारा। जैसे संजीवनी बूटी के अंदर वो कारण शक्ति जगाई थी, तब लक्ष्मण को पिलाने के बाद उसमें सुषेण वैद्य ने, तो वो ऊर्जा जगाने की जो प्रक्रिया है वो यज्ञ से संभव है। उसके अंदर वो कारण शक्ति हम जगा सकते हैं जिससे व्यक्ति के अंदर शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सकारात्मक ऊर्जा आती है। हालांकि अभी भी हम लोग स्पिरिचुअल साइंस की ही बात कर रहे हैं, हम लोग मॉडर्न साइंस के हिसाब से उसको और अभी आगे डिटेल में समझेंगे। ये सारा का सारा यज्ञ का विज्ञान है। इसके बीच में अलग अलग शेप, अलग अलग पात्र, अलग अलग समय, स्थान, ज्योतिष, ये सारी चीजें ऊर्जा का एक पूरा विज्ञान हुआ करता था, जिसमें वनस्पति और आयुर्वेद की जानकारी और उपयोग एक महत्वपूर्ण अंग हुआ करता था। तो ये बताने का उद्देश्य इसलिए है कि आयुर्वेद और यज्ञ चिकित्सा दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं।
ये भी पूरा उसका एक विज्ञान होता है, पूरा मैथमेटिक्स इससे जुड़ा हुआ है, वैदिक मैथमेटिक्स जुड़ा हुआ है। यज्ञ कुंड की अगर चर्चा करते हैं तो यज्ञ कुंड पे ही हम लोगों को कम से कम 200 ग्रंथ हमारे स्क्रिप्चर में मिलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे और बढ़ते हैं। विजडम की हम चर्चा कर रहे थे और उसके समापन की ओर है। आध्यात्मिक प्रयोजन यज्ञ के है, सूक्ष्म शक्ति बढ़ती है, तीर्थों की स्थापना होती है, सुसंस्कारिता, ये यज्ञ के आध्यात्मिक प्रयोजन है। सूक्ष्म वातावरण की शुद्धि, जनमानस का परिष्कार। अश्वमेध यज्ञ किए थे भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, उसको और राजाओं ने भी बीच बीच में किए थे, और उसको गायत्री परिवार करीब करीब 50 अश्वमेध उसके पूर्ण होने जा रहे हैं, और मुंबई में भी एक अश्वमेध होने वाला है 2022 में। तो ये जो प्रयोग होता है वो यज्ञ के मास कॉन्शियसनेस प्योरिफिकेशन के प्रयोग है। इसका बकायदा एक साइंस है, लेकिन उसकी हम लोग आज उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का साइंस क्या है। हम लोग आज चर्चा करना चाहते हैं स्वास्थ्य पे और कल एनवायरमेंट पे। साथ साथ में प्रकृति का पोषण और संतुलन और पर्यावरण की शुद्धि, जो बारिश होती थी उसके अंदर प्राण शक्ति का समन्वय, ये सारी चीजें यज्ञ से संभव है। हमारा एक स्टडी हुआ है यज्ञ के वनस्पति जगत पे, उसको हम लोग कल उसकी चर्चा कर लेंगे। तो अब हम लोग चर्चा करने जाएंगे यज्ञ के स्पेसिफिक रोगों के ऊपर क्या प्रभाव है उसकी। तो सबसे पहले यज्ञ का हेल्थ पे हम देखेंगे। इस बिंदु को हम लोग 3 चरण में देखेंगे, यज्ञ थेरापी, यज्ञोपैथी, उसकी मैकेनिज्म क्या है। पहले तो ये जानेंगे कि यज्ञ थेरापी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इतिहास क्या है, यज्ञ थेरापी किसको कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यज्ञ थेरापी की प्रक्रिया क्या है, यज्ञ से हम लोग कैसे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं, एग्जैक्टली मैकेनिज्म क्या है, उसका मॉडर्न साइंस क्या बोलता है उसके बारे में, और उसके बाद उसके एविडेंस की चर्चा करेंगे। और वहां पे आज का हम लोग अपनी टॉक वहां पे हम लोग आज उसकी पूर्ण करेंगे। तो यज्ञ थेरापी एक वैदिक चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद भी वेद गिना जाता है, आयुर्वेद का वेद, और अथर्ववेद आयुर्वेद का पूरा को संबंध है। उसको उपांग भी बोलते हैं या उसको पैरेलल भी बोलते हैं, उस पे विद्वान जन के बहुत सारे मत है, लेकिन एक जरूर मानते हैं कि आयुर्वेद और अथर्ववेद एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से अथर्ववेद में जो यज्ञ चिकित्सा है वो आयुर्वेद से जुड़ी हुई है। यज्ञ चिकित्सा एक वैदिक चिकित्सा पद्धति है। वैदिक समय में इसको इस पे हवन चिकित्सा भी बोलते हैं। उस पे बहुत सारे समुदाय काम कर रहे होंगे और करते होंगे, और लेकिन हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने इसको मॉडर्न विज्ञान के साथ कसे जाने के लिए इसको 1979 में गायत्री परिवार में एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के तहत हमारे श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या जो चांसलर है, कुलाधिपति है, गायत्री परिवार के जो हेड है, उनके अंडर में ये पूरी यज्ञ चिकित्सा पे वर्क बहुत ही गंभीरता पूर्वक और बहुत ही सिस्टमेटिकली शुरू हुआ है, जहां पे मॉडर्न के साथ उसको मिला के पिछले 40 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, और उसका अभी आगे हम आपको परिचय देंगे। इसको परम पूज्य गुरुदेव ने यज्ञोपैथी नाम दिया है। ये एक पैथी है, वैदिक काल में चिकित्सा पद्धति थी और वो एक मुख्य चिकित्सा पद्धति थी। इसके लिए रेफरेंस मिलते हैं और कहा जाता है कि वैदिक काल पे आयुर्विज्ञान और यज्ञ विज्ञान को मिला के पूरी चिकित्सा की जाती थी, और उसमें शरीर ही नहीं मन और भावना के भी रोगों की चिकित्सा की जाती थी, कर्म और संस्कार जन्य रोगों की भी चिकित्सा की जाती थी। लेकिन आज की भाषा में हम यज्ञ चिकित्सा को ऐसे समझ सकते हैं कि वहां पे हम लोग यज्ञ के अंदर पर्टिकुलर औषधि जो आयुर्वेद के हिसाब से उसको हम अग्नि में डालते हैं, उससे जो धूम्र उत्पन्न होता है उसको हम लोग सांस के द्वारा लेते हैं। यहाँ पे एक बिंदु हम जरूर कहना चाहेंगे कि ये अग्नि के धूम्र है, और ये थोड़ा सा धूम्रनस्य से अलग है। धूम्रनस्य में इतने टेम्परेचर पे हम लोग औषधीय धूम्र नहीं उत्पन्न करते, हालांकि ये धूम्रनस्य चिकित्सा ही है, लेकिन यज्ञ चिकित्सा में हम लोग अग्नि की जो टेम्परेचर है 500-600 डिग्री से ऊपर रहती है, उसके अंदर हम लोग औषधि को डालते हैं और वो एकदम सूक्ष्म हो जाती है और उसके अंदर बदलाव आते हैं। वो बदलाव वाली औषधि ही यज्ञ चिकित्सा का मेन आधार है। लेकिन यज्ञ चिकित्सा सिर्फ औषधीय धूम्र को सांस के द्वारा लेके चिकित्सकीय लाभ लेने तक सीमित नहीं है। यज्ञ चिकित्सा के अंदर दूसरे बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, जैसे कि यज्ञ चिकित्सा में आप देखेंगे कि ये यज्ञ धूम्र एक घटक है। दूसरा, उसके अंदर औषधि के साथ साथ मंत्र है,
और सब आयुर्वेद के हैं, आयुर्वेद ग्रंथों में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। कुछ कुछ जगह पे महामृत्युंजय मंत्र औषधि के साथ प्रयोग करने की बात आई है। तो मंत्र विज्ञान और औषधि विज्ञान एक दूसरे से बहुत गुथे हुए हैं, और जहां पे मंत्र विज्ञान आता है वहां पे व्यक्ति की ऊर्जा गुथी हुई है, क्योंकि मंत्र बिना व्यक्तित्व के आ नहीं सकता। तो यज्ञ के जो पहलू है उसमें औषधि का विज्ञान है, मंत्र का विज्ञान है, व्यक्तिगत ऊर्जा का विज्ञान है। तो ये सारी चीजें मिलके हम लोग यज्ञ में जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उससे हम लोग शरीर, मन और भावना तीनों पे फायदा होता है। जैसे कि यज्ञ ऊर्जा, मंत्र और अग्नि से उत्पन्न यज्ञ ऊर्जा हमारे अंदर सकारात्मक विचार लाते हैं, हमारा नकारात्मक मंडल तोड़ते हैं, हमारे अंदर सकारात्मक भावना उत्पन्न करते हैं, उससे हमारे हार्मोन्स में बदलाव होता है, उससे हमें चिकित्सकीय लाभ होता है। तो ये सारे बिंदुओं को कंसिडर करके जो एक सर्वांगपूर्ण चिकित्सा होती है उसको हम लोग यज्ञ चिकित्सा कहते हैं। और ये चिकित्सा पद्धति के बारे में वेदों में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आप ये देखेंगे कि वेद के अंदर बहुत जगह पे आपको अलग अलग रोग के लिए यज्ञ चिकित्सा की बात आती है। वहां पे लंबा जीवन जीने की बात आती है, वॉर्म इन्फेक्शन, कृमि के बारे में, फीवर, मैनिया, गोइटर, ट्यूबरकुलोसिस, उसमें यज्ञ चिकित्सा, यज्ञ धूम्र का बहुत ही गहराई से वर्णन है। ऋग्वेद में भी इसके बारे में बात किया गया है, यजुर्वेद में भी यज्ञ चिकित्सा, वायु इनहेल एक्सेल की वायु से कैसे रोग दूर होता है उसकी मैकेनिज्म की चर्चा की हुई है। और इसके हमारे पास बहुत सारी किताबें इस पे हमारी पब्लिश हुई है गायत्री परिवार की। लेकिन जो बिंदु है आयुर्वेद का भी, आयुर्वेद में वैशज्य रत्नावली और आयुर्वेद में भी दूसरे जो बहुत सारे ग्रंथ है जहाँ पे अभी मैं दिमाग में मुझे याद आ नहीं रहा है, पर कश्यप संहिता इत्यादि में धूमपान की बहुत अच्छे से बात आई है। तो ये कहीं ना कहीं ये सब सारी चीजें जुड़ी हुई है यज्ञ चिकित्सा। तो इसका जो पुनर्जीवन है वो ब्रह्मचर्य शोध संस्थान में हुआ, और वहां पे सिस्टमेटिकली 400 से 500 जड़ी बूटियां आयुर्वेद के हिसाब से, जो आज के हिसाब से ज्यादा उपयोगी है, व्यक्ति को उसको संवेदनशील है, साथ साथ में स्क्रिप्चर में क्या लिखा हुआ है उसको लेते हुए यहाँ पे जो हम लोगों के पास जो सिलेक्शन है वो 400-500 औषधियों का है। और उसके बेस पे अलग अलग रोगों के आयुर्वेद के हिसाब से कंबाइन करते हुए जो योग बने हैं उसके हिसाब से करीब 30 से ज्यादा फॉर्मूला हमारे यहाँ पे आयुर्वेद विभाग है, वहां पे यज्ञ चिकित्सा के तहत पिछले 2003 से करीब 17-18 साल से हम पेशेंट को दे रहे हैं, और पेशेंट्स को बहुत ही फायदा हो रहा है इसका। और इसके हमने एविडेंस अभी आपसे हम शेयर करेंगे। इसको हमारे यहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टर है डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव, इसको पेशेंट्स का पूरा अभियान वो देख रहे हैं। इसमें हमारे पास मेंटल डिसीज में इंसोम्निया, ओसीडी, डिप्रेशन, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस, एपिलेप्सी, सिजोफेनिया, डिप्रेशन, फिर रिप्रोडक्टिव में डिस्मेनोरिया, प्रेग्नेंट वुमन के लिए इम्पोर्टेंसी, इनफर्टिलिटी, फिर फीवर, वातावरण शुद्धि के लिए एयर प्योरीफाइंग, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, ओबेसिटी, फिर कैंसर, डायबिटीज, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, किडनी, लीवर, ये सारे डिसीजेस के ऊपर, HIV, स्किन डिसीज, आई डिसीज, न्यूरोलॉजिकल डिसीज, सारे पैरालिसिस, पाइल्स, अर्थराइटिस इत्यादि के ऊपर हमारे पास अलग अलग रोगों की हवन सामग्री बनी हुई है, जो पिछले 40 साल का जो हमारा अनुसंधान है उसका ये आउटकम है, और पेशेंट उसको पिछले 17-18 साल से बहुत अच्छे से बेनिफिट ले रहे हैं। अब हमें यह देखना है कि यज्ञ चिकित्सा कार्य कैसे करती है। हम लोग मॉडर्न विज्ञान के हिसाब से समझेंगे। जो स्पिरिचुअल साइंस है उसका तो मैंने आगे आपसे स्लाइड शेयर कर ली है कि वो मन और भावना के ऊपर कैसे काम करता है, पर अब हम लोग मॉडर्न विज्ञान के हिसाब से देखेंगे कि यज्ञ चिकित्सा कार्य कैसे करती है हेल्थ के ऊपर। तो और इसकी आज बहुत ज्यादा आवश्यकता भी क्यों है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि रोग के जो मुख्य कारण है, जो नेचुरोपैथी बोलती है, जो आयुर्वेद भी इसको मानता है कि दो तरह से है। आयुर्वेद का वात पित्त कफ का सिद्धांत, और उस सब पे तो मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, उसके तो आप लोग एक्सपर्ट हैं,
लेकिन जो बात है कि सामान्य तरह से हम ये समझ सकते हैं कि रोग इंसान दो तरह से होता है, एक बाहर के फैक्टर से, एक अंदर के फैक्टर से। बाहर के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? पॉल्यूटेड हवा, पानी, फूड, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीजें इसमें हवा, पानी और अन्न को प्रदूषित करते हैं, रेडिएशन, प्लास्टिक, ये सब। और ये सारी चीजें हमें स्किन डिसीज, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, लंग डिसीज, ये सब चीजें हमें करते हैं। लेकिन अंदर के जो रोग है उसको हम लोग कहते हैं नकारात्मक विचार और इमोशंस, और इससे इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव, ये दोनों इंसान को रोग उत्पन्न करते हैं। ये बहुत समझने वाली बात है, क्योंकि आज का मॉडर्न साइंस भी इसको बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है कि ब्रेस्ट कैंसर वुमन, ब्रेस्ट कैंसर, यूटेरियस कैंसर, ओवेरियन कैंसर, जो वुमेन कैंसर है उस वुमन में 1.5 टाइम्स से ज्यादा होते हैं, 2 टाइम्स तक होते हैं, जिनकी लाइफ में स्ट्राइकिंग लाइफ लाइफ स्ट्राइकिंग इवेंट्स हुई होती है। और जिन वुमेन में इमोशनल नेगेटिव इमोशन ज्यादा होते हैं, जैसे डिप्रेशन, स्ट्रेस, गुस्सा दबा हुआ, दबी कुचली भावनाएं, ये सारी चीजें जिनके अंदर होती है उनके अंदर कैंसर होने के चांसेस 1.5 से 2 टाइम्स बढ़ जाते हैं, स्पेसिफिकली फीमेल कैंसर्स। इस तरह से साइंस पूरा मानता है कि साइको न्यूरो इम्यूनिटी एक पूरी साइंस की फील्ड है, जहाँ पे साइकोलॉजी इन हॉर्मोन्स को प्रभावित करती है, वहां से इम्यूनिटी प्रभावित होती है। और यही चीज हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, और इसको दूर करने के लिए मॉडर्न के पास कोई मेडिसिन नहीं है। आयुर्वेद के पास ऊर्जा विज्ञान की युक्त मेडिसिन है, लेकिन हमें उसमें आयुर्वेद और मंत्र और आयुर्वेद ज्योतिष का उपयोग करना पड़ेगा, और यज्ञ विज्ञान का उपयोग करना पड़ेगा। तब हम लोग मानसिक और भावनात्मक विचारों के डायग्नोसिस और उसके तहत पहुंच सकते हैं। देखिए, इसको हम लोग और थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं कि नकारात्मक इमोशंस, भावनाएं होती है, वो नकारात्मक विचार एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं, और वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मास्टर ग्लैंड है, उस पे बायोइलेक्ट्रिसिटी उसकी जो होती है उससे वो प्रभावित करते हैं, उससे नेगेटिव हॉर्मोन्स आते हैं, और वो नेगेटिव हॉर्मोन्स हमारी इम्यूनिटी और फिजियोलॉजी को असर करते हैं, वहां से रोग उत्पन्न होते हैं। तो हमें आज ऐसी थेरेपी की आवश्यकता है जो हमारे इंटरनल फैक्टर को भी दूर करे और एक्सटर्नल फैक्टर को भी दूर करे, और ये यज्ञ और आयुर्वेद दोनों मिलकर इसको एड्रेस कर सकते हैं। अब ये देखिए, इसमें थोड़ा और डिटेल है। शारीरिक विकृति होती है, वो रोग उत्पन्न करता है। आंतरिक प्रदूषण जो होता है वो नकारात्मक हार्मोन करके रोग उत्पन्न करता है। मंत्र की शक्ति और यज्ञ की ऊर्जा, ये दोनों औषधि के साथ मिलके सकारात्मक हार्मोन देते हैं, और वहां से इंसान के अंदर रोग निवारण होता है। और यज्ञ की जो धूम्र होती है वो अति सूक्ष्म होती है, वो नैनो साइज से भी कम होती है, और उस पर हम लोगों के पास अभी रिसर्चेस चल रही है। तो उसमें वो और शारीरिक रोगों में बहुत गहराई से जाती है। अब हम लोग इसी 3 बिंदु की चर्चा करेंगे कि भाई मंत्र की शक्ति, यज्ञ की ऊर्जा, मंत्र की शक्ति, अग्नि की शक्ति और औषधि की शक्ति, ये तीनों मिलके रोग को कैसे ठीक करते हैं। तो एक एक को हम देखेंगे। सबसे पहले औषधि, सूक्ष्मीकृत औषधि। तो यज्ञ के अंदर हम जो औषधि उत्पन्न करते हैं, उपयोग करते हैं, वो 2-3 तरह की होती है। एक, उसमें कीटाणुओं को नाश करने वाली औषधियां हम उपयोग करते हैं। हम कल आपसे सारी कॉमन कुछ कुछ औषधियों के फॉर्मूला जो हमारे पास है उसकी हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि आप आयुर्वेद के हैं तो आपको ये सारी औषधियों की जानकारी तो है, पर जो उपयोग में आती है उसकी चर्चा करेंगे। तो उसमें रोग कीटाणुओं के नाश करे वैसी औषधियां होती है। दूसरा, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाए वैसी औषधियां होती है। तीसरा, रोगों का निवारण और शमन कर सके ऐसी औषधियां होती है। और उसके अंदर बल वर्धन करे ऐसी औषधियां होती है। तो एक तो मेटाबॉलिज्म चेंज करे वैसी औषधियां होती है, जैसे डायरेक्टली डायबिटीज, थायराइड, उस पर असर करे। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्ट्रेंथ बढ़ाए, अश्वगंधा जैसी औषधियां होती है। और बैक्टीरिया का नाश करे, इधर शरीर में हो या बाहर हो, तो वैसी औषधियां होती है। अब ये औषधियों को तो काढ़े के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन काढ़े से भी ज्यादा फेफड़े के द्वारा जो औषधि जाती है उसकी सामर्थ्य ज्यादा होती है। क्योंकि क्या होता है कि जो हम लोग इनहेलेशन लेते हैं, इनहेलेशन से जो फायदा जाता है वो बहुत ही फास्ट जाता है। इसमें क्या होता है कि पहले हम लोग देखेंगे काढ़े से। हम ये नहीं कह रहे हैं कि काढ़े से फायदा नहीं होता है। उसका जो आयुर्वेद विज्ञान है वो अक्षुण है, उसके जो फायदे होने हैं एकदम अक्षुण है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। जैसे मेडिसिन हम लोग ओरली लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ राउट की बात हो रही है कि कौन से राउट से जो औषधि जाती है वो सबसे ज्यादा फास्ट प्रभावी होती है और गहराई तक जाती है। तो हम लोग राउट की चर्चा करते हैं।
तो जो राउट है एडमिनिस्ट्रेशन, जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, ड्रग डिलीवरी का जो राउट है, उस राउट में जो काढ़े से हम लोग लेते हैं उसमें लीवर डाइजेस्ट कर जाता है बहुत सारी औषधि। जबकि हवा से जाती है उसमें वो आसानी से रक्त में प्रवेश करती है, और चूंकि वो सूक्ष्म होती है जिससे लीवर से बच जाती है। दूसरा, काढ़े में सिर्फ पानी में घुलने वाले तत्व आते हैं, जबकि औषधि के रूप में हमें हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक सारे तत्व, तैलीय तत्व एंड पानी वाले तत्व, ये दोनों उसमें हवा में चले जाते हैं, क्योंकि अग्नि सब भस्मीभूत कर देती है, अति सूक्ष्म कर देती है। और यहाँ पे एक एडवांटेज हमें ये भी मिलता है कि रोगी की डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करती है अच्छे से, वहां पे उसको एनर्जी की भी आवश्यकता होती है, लेकिन पेट मना कर देता है क्योंकि ये शरीर की नेचुरल प्रक्रिया है। तो हम लोग जब उसमें नट्स इत्यादि का प्रयोग करते हैं औषधि के साथ यज्ञ में, तब वो उसको पौष्टिक पदार्थ भी मिलते हैं। तो रोग निवारण एंड बलवर्धन, ये दोनों कार्य यज्ञ से हो जाते हैं, और उसे रक्त में ये दोनों चीजें चली जाती है। अब ये देखिए, इसमें हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्टडी हुई है 2006 में। ये मुंबई के हमारे साइंटिस्ट है डॉक्टर रजनी जोशी, आईआईटी मुंबई में है। उन्होंने ये 1 साल का छुट्टी लेके यहाँ पे आके ये स्टडी एक पीएचडी स्कॉलर से करवाई थी और खुद किया था इसको। तो उसमें उन्होंने पूरी एक कंप्यूटेशनल मॉडलिंग से बताया है कि जो दवाई हम लोग पेट से लेते हैं उससे ज्यादा प्रभाव इंजेक्शन वाले का है, और इंजेक्शन से ज्यादा प्रभाव फेफड़े से ली हुई औषधि का है। एक बिंदु जो है, ये मॉडर्न साइंस के हिसाब से, एक आयुर्वेद के हिसाब से समझने वाली बात है कि जब हम यज्ञ के अंदर औषधि डालते हैं अग्नि के अंदर, तो वो एकदम सूक्ष्म हो जाती है, एकदम सूक्ष्म हो जाती है, और वो सूक्ष्म औषधि अग्नि की ऊर्जा, मंत्र की ऊर्जा से युक्त हो जाती है। इसीलिए जब हम लोग उसको लेते हैं तो वो धूम्र जो जाती है, औषधीय औषधीय जो पेपर्स जाते हैं, खुशबू जो जाती है, ऊर्जा युक्त होती है, वो आसानी से मस्तिष्क के ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके मस्तिष्क में चली जाती है। और इसी चीज को आयुर्वेद भी मानता है। इसलिए आयुर्वेद में मस्तिष्क के रोगों के लिए धूम नस्य की बात आती है, क्योंकि वहां पे वो सबसे ज्यादा प्रभावी कार्य होता है। आधा सीसी, मंद बुद्धि, अनिद्रा, मानसिक दुर्बलता, ये सब रोगों में यज्ञ धूम्र बहुत ही अच्छे से कार्य करेगी, क्योंकि वो ऊर्जा युक्त होती है। साथ साथ में जो औषधीय धूम्र होती है ऊर्जा युक्त तो होती ही है, साथ साथ में वो इतनी सूक्ष्म होती है कि शरीर के अंदर रक्त प्रवाह में जाके आसानी से सेल्स में गहराई तक, न्यूक्लियस तक पहुंच जाती है। अब हम लोग औषधि के अलावा हम आगे चर्चा करेंगे, यज्ञ में मंत्र भी प्रयोग होता है। तो मंत्र यज्ञ में क्या होता है, 3 तरह की शक्ति है, शब्द, साउंड, हिट, ताप और लाइट, प्रकाश। ये तीनों का जो इंटरेक्शन होता है वो एक ऊर्जा, सही ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और यज्ञ के अंदर जो मंत्र उपयोग करते हैं, मंत्र की जो प्रॉपर्टीज है, जो डायमेंशंस है, उसकी जो कैपेसिटी है, वो मैटर एंड लाइव एंटिटी, जड़ एवं चेतन, दोनों पे प्रभाव करने की क्षमता है उसके पास। मंत्र का अर्थ क्या करता है, मंत्र जप करने से ज्ञान जागरण होता है, एनलाइटमेंट होता है। जपात सिद्धि न संशय, जप करने से सिद्धि मिलती है। कहने का उद्देश्य है कि चित्त की शुद्धि होती है, वो जप करने से होता है। तो वो क्या है कि मंत्र का पावर है, वो अंदर, हमारे अंदर, शरीर के अंदर रहे हुए एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर वो कंपन उत्पन्न करता है, और सीधा सीधा ज्ञान का जागरण करता है, वो उसकी क्षमता है। मंत्र क्या करता है, प्राण का वहन करता है, वाइटलिटी और मंत्र एक साथ जुड़े हुए हैं। और मंत्र क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। हमारे अंदर जो मंत्र के साथ हम जो ऊर्जा है, व्यक्ति की ऊर्जा, वो यज्ञ के माध्यम से उसका एम्पलीफिकेशन हो जाता है। और चौथा मंत्र क्या करता है, पदार्थ के अंदर उसकी एटॉम्स को सीधा प्रभावित करता है, उसके साथ मैटर के साथ टकराने की क्षमता है। लेजर किरणों की क्षमता हमको पता है, मंत्र से पुल टूट जाते हैं, साउंड से, रिदमिक साउंड से पुल टूट जाते हैं। साउंड में मैटर को इंटरेक्ट करने की क्षमता है। यज्ञ में यही सिद्धांतों का उपयोग होता है। मंत्र की सुनने वाली ध्वनि और अग्नि का ताप और प्रकाश, ये दोनों मिलके ऐसी श्रवणातीत, इनऑडिबल तरंगे उत्पन्न करते हैं, जो ब्रह्मांड पे, प्रकृति पे अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ये पूरा जो विज्ञान है वो पूरा का पूरा अश्वमेध यज्ञ का विज्ञान है। दूसरा,
वो वातावरण को शांत करते हैं, वातावरण में ऐसे वाइब्स उत्पन्न करते हैं कि पेशेंट को सीधा फायदा होता है यज्ञ वाले एनवायरनमेंट में जाने से। जो और तीसरा, मंत्र की जो शक्ति होती है वो हमारी बायो इलेक्ट्रिसिटी, मस्तिष्कीय तरंगे नाड़ी संस्थान में वो सीधा असर करती है हमारी भावनाओं में, हमारी विचारों में परिवर्तन लाके, और उससे सकारात्मक हार्मोन रिलीज होते हैं, उससे शारीरिक रोगों का निवारण होता है। अब एक चीज और है, यज्ञ में जो हम अग्नि उपयोग करते हैं, अग्नि क्या करता है कि ये बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी पेशेंट होता है, मानसिक रूप से बीमार होता है, वो अपने विचारों का जो मंडल होता है, उसका जो आइडियोस्फीयर होता है, उसको वो तोड़ के बाहर नहीं आ सकता आसानी से विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। जो जो व्यक्ति का स्वयं पे कंट्रोल है वो तो आ जाता है, लेकिन पेशेंट जो है, जो डिप्रेशन का है, जो नकारात्मक में चला गया है, वो अपने विचारों को तोड़ नहीं सकता, उसको एक्सटर्नल हेल्प लगती है। और अग्नि इसमें बहुत ही ज्यादा प्रभाव उत्पन्न करती है, क्योंकि अग्नि ब्रेन का जो टिश्यू होता है, जो रेटिना है, उस पर वो सीधा प्रभाव डालती है। रेटिना में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और अग्नि उसमें एक प्रकार का ब्लेज, एक प्रकार का अटेंशन उत्पन्न करता है, एक एनर्जी को, एक इलेक्ट्रिसिटी को एक डायरेक्शन में डालता है। इससे जो नेगेटिव पेशेंस होता है उसका वो टूटता है। इसीलिए नेगेटिव पेशेंस को हम बोलते हैं सूर्य में बैठो, सूर्य का संपर्क लो। उसको ये भी बोला जाता है कि आप अग्नि के साथ उसको बिठाया जाता है। तो ये सारी चिकित्सा में यज्ञ की अग्नि का ये भौतिक प्रयोजन है। दूसरा, यज्ञ की अग्नि हमारे अंदर परस्पिरेशन लाती है, पसीना लाती है, जो हमारे अंदर रही हुए कचरे को बाहर निकालती है, शुद्धि की प्रक्रिया करती है। और हमको पता है कि हम चमड़ी से 40% ब्रीदिंग करते हैं और फेफड़े से 60% करते हैं, और चमड़ी में कचरा अगर साफ नहीं होता है तो उससे हमें सारे रोग होते हैं। ये नेचुरोपैथी का सिद्धांत है। अब एक और फायदा यज्ञ अग्नि का है, हाई टेम्परेचर औषधि को सूक्ष्मीकृत कर देता है। इसके अलावा यज्ञ की जो अग्नि होती है उसका आध्यात्मिक लाभ भी है, जो सीधा स्वास्थ्य पे फायदा करता है। यज्ञ की जो अग्नि होती है वो जो सूक्ष्म जगत है, जो जो हमने बताया देव जगत है, जो स्पिरिचुअल साइंस है, उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए अग्नि होता है, वो भगवान का मुख माना जाता है। उसमें हम जो अग्नि की औषधियां देते हैं, तो व्यक्ति की जो ऊर्जा है, जो व्यक्ति जो यज्ञ कर रहा है उसकी जो ऊर्जा है, वो मंत्र के द्वारा और अग्नि के द्वारा, अग्नि के माध्यम से वो सूक्ष्म जगत तक उसके वाइब्रेशंस का प्रभाव डालती है, और वो देव शक्तियों तक जाती है। और जो भावना जो होती है वो भी औषधि के साथ, वो भावना मंत्र के साथ, वो व्यक्ति की भावना अग्नि के द्वारा वहां जाती है जहां से चित्त पे प्रभाव हो सके। हम सब ये जानते हैं, आयुर्वेद ये सब सिद्धांतों को मानता है कि जहां पे औषधि काम नहीं करती वो उस तरह के अपराध है, प्रज्ञा अपराध है, जहां पे जहां पे औषधि अपराध, सॉरी क्षमा कीजिएगा, जो प्रज्ञा अपराध है, जो मानसिक और कर्मजन्य अपराध है, वहां पे तो वहां पे जो चीज पहुंचानी होती है वो यज्ञ की अग्नि के माध्यम से जाती है। और ये पूरा स्पिरिचुअल साइंस है, और इसकी रिक्वायरमेंट्स है। इसको हर कोई ऐसे तैसे कर ले वो भी नहीं चलता है, उसकी एक रिक्वायरमेंट है। उसके लिए ये क्लास तो उसके लिए है नहीं, पर ये वो अलग से उसका एक विज्ञान है, जो वेद विज्ञान और साधना विज्ञान जिसको बोला जाता है, और उसमें यज्ञ के ही द्वारा उसका प्रयोजन होता है। तो अब हम लोग एक लास्ट बिंदु की चर्चा करेंगे, यज्ञ चिकित्सा कैसे कार्य करती है उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसमें हमने औषधि की बात देखी, सूक्ष्मीकृत औषधि की बात देखी, मंत्र की बात देखी, अग्नि की बात देखी, और अग्नि के साथ साथ साधना और व्यक्तित्व के महत्व का हमने बात की। और एक बात जो आ जाती है, सूर्य विज्ञान। सूर्य को ये देखिए, अथर्ववेद का बहुत ही अच्छा है, हे सूर्य, हवि, हवि यानी जिसमें हम लोग औषधि उपयोग करते हैं, हवि के साथ मिलकर तो इस रोगी को शीर पीड़ा से मुक्त कर। अब ये बहुत ही अच्छा लिखा है कि मिलकर, द हर्ब्स हैज टू इंटरेक्ट विद द सन, द सूर्य की शक्ति उसके साथ इंटरेक्ट करने के बाद ही वो रोगी की शीरा को मुक्त करेगी। तभी वो जो ऊर्जा है सूर्य की, वो औषधि के साथ मस्तिष्क तक जाएगी, और उससे उसको जिस तरह के रोग ने बहुत सताया हुआ है, उससे वो उसको मुक्ति मिलेगी। तो ये जो जो विज्ञान है अथर्ववेद और इस सब में दिया हुआ है, इसके अब प्रयोग करने की बात आ गई है, और इस पे हम लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक स्टडी हुई है कि औषधि जब मंत्र के साथ की जाती है तो बैक्टीरिया को ज्यादा किल करती है, और बिना मंत्र के जो औषधीय धूम्र उत्पन्न होता है, वही औषधि, वही लकड़ी का, वो बैक्टीरिया को थोड़ा कम किल करता है।
तो ये चीजें मेल खाती है ये सब चीजों की, कि भाई वाइब्रेशंस जो मंत्र के होते हैं वो औषधि के अंदर रूपांतरण करते हैं, वो भी अग्नि के साथ मिलके। और ये ऋषियों का विज्ञान था, ऋषियों का विज्ञान ही भारतीय संस्कृति का विज्ञान है, और वो ये जानते थे, और इसीलिए उन्होंने विज्ञान और अध्यात्म का वो समन्वय किया था, और सूर्य का उपयोग भी यज्ञ चिकित्सा में किया था। इसीलिए यज्ञ का जो समय है वो सूर्योदय और सूर्यास्त का होता है। उसमें कर्मकांड, मंत्र, अग्नि आदि सूर्य ऊर्जा के प्रयोग वाले होते हैं, और यज्ञ ऊर्जा सूर्य ऊर्जा के साथ मिलके उसका अभिष्ट प्रयोजन होता है। ये स्पिरिचुअल साइंस भी इसमें आ जाता है। लेकिन एक चीज हम आपको जरूर शेयर करना चाहेंगे कि हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जिससे हम लोग रात को नींद आती है, मेलाटोनिन रिलीज होता है, ये सारी चीजें सूर्य से संचालित होती है। सूर्य भी बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करने वाला एक पहलू है। और प्राण शक्ति जो हमारे अंदर होती है, व्यक्ति जब बीमार होता है तो उसके अंदर अशुद्ध प्राण होता है या कमजोर प्राण होता है, उस प्राण को शुद्ध एवं पुष्ट करने की वाली बात सूर्य से आती है। सूर्य सारी देव शक्तियों का या सारी चेतन शक्तियों का स्रोत है। उसके साथ जुड़ने की जो प्रक्रिया है वो यज्ञ का विज्ञान है। अतः यज्ञ विज्ञान के अंदर बहुत ही सारे गुड इस तरह के सारे विज्ञानों का समावेश है, और जो हमारे ऋषियों जानते थे। और इसीलिए वैदिक टाइम पे यज्ञ चिकित्सा बहुत ही प्रौढ़ रूप में थी, और यह मुख्य चिकित्सा पद्धति में से थी। एक विज्ञान हम लोग आज का जो मॉडर्न विज्ञान है, ये एक बहुत ही अच्छी जर्नल एस्ट्रोबायोलॉजी में पब्लिश हुआ है। उसमें ये विदेशी इन लोगों ने जो स्टडी किया है 2011 में जो पब्लिश हुआ है, उसमें ये उन्होंने बताया है कि हर 10-11 साल में सूर्य अति सक्रिय होता है। तब उसका प्रभाव पृथ्वी पर, मनुष्य समुदाय पर, उसके चिंतन पर, उसके रोग पर, महामारी पर, सामूहिक रोगों पर, उस सब में उसका होता है। और ये प्रख्यात अनुसंधान जर्नल एस्ट्रोबायोलॉजी में 2011 में पब्लिश हुआ है। उसमें उन्होंने क्या किया कि 21 साल तक एक स्टडी किया, 1983 से लेके 2003 तक, और उसमें उन्होंने जो मास सर्वे किया और जो स्टडी किया, उसमें उन्होंने पाया कि जैसे सूर्य की चुंबकीय तरंगे ऊपर नीचे होती रहती है हर 11 साल में, उसी के साथ मनुष्य समुदाय में रोग का भी प्रमाण ऊपर नीचे होता है। कि इवन डिस्प्लेसिया और ये सारे जितने भी रोग की जो बात आई है, कार्सिनोमा, जो कैंसर के रोग है, ये सारी चीजें उससे मैच होती है। तो कहने का भाव क्या था, ऋषि ये विज्ञान को जानते थे। इसीलिए आज के भौतिक जमाने में, आज की भागदौड़ वाली लाइफ में, जहां पे हमारा मन, प्राण, हमारा विचार, हमारी भावना और हमारा शरीर जो स्वस्थ होने, तीनों के बीच में तालमेल पूर्णतः बिगड़ गया है, इसको यज्ञ विज्ञान, आयुर्विज्ञान इसको सुधार सकता है, जो हमारे ऋषियों का विज्ञान है। जो आज की जो बिंदु का जो लास्ट बिंदु है वो ये है कि हम अब आपसे यज्ञ थेरेपी के हेल्थ के एविडेंस की चर्चा करेंगे, और उसके कुछ सभी बिंदु तो आज चर्चा नहीं कर पाएंगे। ट्यूबरक्यूलोसिस, डायबिटीज, कैंसर की चर्चा कल करेंगे। एक मेंटल डिसीज है एक दो, उसकी चर्चा कल करेंगे। आज एक मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस एंड थायराइड डिसीज की चर्चा करेंगे कि उसमें यज्ञ चिकित्सा के हमारे पास क्या प्रमाण है। ये बहुत ही अच्छी एक स्टडी है जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय की एक यज्ञ पे ही एक अलग से जर्नल निकलती है, विज्ञान रिसर्च जर्नल निकलती है, ISSN पीयर रिव्यू है। उसके अंदर यज्ञ पे ही अनुसंधान जो होते हैं वही पब्लिश होते हैं। उसमें एक बहुत ही अच्छा स्टडी हुआ है कि जब इंसान गायत्री यज्ञ करते थे, 12 बच्चों पे ये स्टडी था। उसमें उंगलियों के छिद्र जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रहती है, उंगलियों के चमड़ी के रोम छिद्र, हमारे चमड़ी में जो रोम छिद्र रहते हैं, वहां पे स्वेट ग्लैंड में जो करंट जो फ्लो होता है, जो सीधा इमोशन से जुड़ा हुआ है, उसको मेजर किया जाता है GSR से, गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स। वो क्या होता है, जैसा स्ट्रेस बढ़ेगा, जैसा इंसान के अंदर वो स्ट्रेस या एक्टिविटी बढ़ेगी तो उसका लेवल ऊपर जाता है, और जैसे ही उस व्यक्ति रिलैक्स होता है या एकदम सुन्न हो जाता है, तब वो उसका लेवल नीचे आता है। वो सीधा इमोशन से जुड़ा हुआ पैरामीटर है GSR। तो यहाँ पे क्या किया गया कि जो यज्ञ आप धन्वंतरी के दिन जो करने वाले हैं, तो उसमें आपको भी ये चीज महसूस होगी कि ये 20 मिनट का डेटा है। यज्ञ शुरू किया 30 मिनट का और यज्ञ खत्म हुआ, इसके बीच में ही 30 मिनट में ही उनका स्किन रिस्पॉन्स का लेवल नीचे आ जाता है। उसका अभी हम आगे और स्लाइड दिखाते हैं स्टेटिस्टिक, क्योंकि ये रॉ डेटा है, रॉ डेटा में कंक्लूजन निकालना मुश्किल हो जाता है। उसको जब एवरेज निकाल के 12 लोगों का एवरेज निकाला गया है, तब वो पैटर्न हमें दिखता है। लेकिन उसको इस तरह से बांटा गया था कि हम लोग पहले षटकर्म करते हैं,
पहले आत्मशुद्धि की प्रक्रिया करते हैं, फिर आवाहन की प्रक्रिया करते हैं, फिर उनको अर्पण की प्रक्रिया करते हैं, हम आहुति देते हैं, उसके बाद उनकी विदाई की प्रक्रिया करते हैं, है ना? तो ये तरह से उसको इसने फेजों में बांटा गया था और ये चीज पाई गई थी कि यहाँ से ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया से जब देव शक्तियों का आवाहन होता है, तो आवाहन होता है तब हमारे इंसान की ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है और उसके बाद जो आगे का जो फेज है, जो गायत्री मंत्र, गायत्री में गुरु आवाहन से लेकर मंत्राहुति अग्नि स्थापन से, ये अग्नि स्थापन और मंत्राहुति तक है। गायत्री मंत्राहुति तक इसका लेवल जो रहता है, ये पूरा बिंदु, इतने सारे बिंदु की जो एवरेज है वो लेवल जब आहुति के बाद जब एंड में बैठता है तो उसका स्ट्रेस लेवल नीचे आ जाता है और ये बहुत ही विग्रस स्टेटिस्टिकल एनालिसिस का आउटकम है और ये सारे बिंदु नीचे आ जाते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो सिग्निफिकेंट ड्रॉप है स्ट्रेस लेवल में, जैसे ही गायत्री मंत्रावती शुरू होती है इस बिंदु से M15 से, वहां से वो सीधा नीचे आता है और ये जब अग्नि स्थापना होती है M11, वहां से उसका जो तनाव कम होता है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, जब बल्कि जब गायत्री मंत्र शुरू होता है तब वो एक साथ वो एकदम नीचे आ जाता है। और ये बहुत ही अच्छी एक कंट्रोल स्टडी है जिसमें व्यक्ति जो जो पेशेंट के जिनकी रीडिंग ली जाती थी वो मौन रहते थे, वो बैठे रहते थे, वो कुछ भी बोलते नहीं थे, हिलते डुलते नहीं थे और वो 12 बच्चों पे ये स्टडी हुई है और ये बहुत ही पीयर रिव्यू जर्नल में अच्छे से इसको पब्लिश किया है। तो कहने का भाव क्या है कि हम लोग जब यज्ञ करते हैं तो माइक्रो लेवल पे हमारा स्ट्रेस लेवल नीचे आ जाता है उसी 30 मिनट के दौरान और ये हमारे ऋषियों के दिए हुए विज्ञान की देन है कि हम लोग ये 20-25 मिनट करते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल नीचे आ जाता है। और इस तरह की स्टडी स्ट्रेस लेवल वाली हमारे यहाँ पे और हुई है जहाँ पे एक एक महीने के लिए यज्ञ किया जाता है, फिर उसका एक महीने पहले और एक महीने बाद रीडिंग लिया जाता है, उसमें उसका लेवल नीचे आ जाता है स्ट्रेस लेवल। बल्कि ये थोड़ा और डिटेल है कि जिसमें हम लोगों ने सिर्फ 30 मिनट में देखा कि इंसान का स्ट्रेस लेवल नीचे आ जाता है। ये इतना पावरफुल हमारे ऋषियों की दी हुई ये चिकित्सा प्रणाली है। मानसिक रोगों की एक थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि एक पेशेंट था जो 2012-13 में दवाई लेने आया था। उसके महीने के 7 से 8 एपिसोड आते थे सालाना। सालाना उसको 7 से 8 एपिसोड आते थे, मतलब कि महीने के 1 से 1.5 एपिसोड आते थे उसको और वो उसको 3 साल तक लगातार आते थे जबकि वो दवाई खा रहा था, आयुर्वेदिक एलोपैथी दवाई खा रहा था। लेकिन जब उसने यज्ञ चिकित्सा ली तो उसको उसकी पत्नी ने बताया कि दिन में तो एक भी नहीं आया था, लेकिन रात में 1 से 2 बार आया था उसको एपिसोड और उसके बाद वो भी पहले 6 महीने में, उसके बाद उनको कभी भी नहीं आया। 2018 तक हम पेशेंट का फॉलोअप लेते रहे, उसके बाद हमें फिर उसका आगे का जानकारी नहीं है। पर ये यज्ञ चिकित्सा का सीधा प्रभाव उसमें क्लियरली दिखता है और एपिलेप्सी के हमारे पास और भी स्टडीज है जो हम लोग कल एक आध स्टडी आपको कल उसका शेयर करेंगे। तो ये उस पेशेंट का है कि उसको 7 से 10 एपिसोड्स आते थे महीने के और उसने उसको और कोई उसको एपिसोड्स नहीं आया था उसके बाद। ये एक और स्टडी है कि काफी बार क्या हो जाता है कि पेशेंट रोगी होता है तो उसके अंदर रोग के साथ और भी परेशानी आ जाती है। एक स्टडी हुई है जहाँ पे HIV के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर बहुत ही ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, इनसिक्योरिटी का भाव रहता है। उन लोगों के ऊपर एक ये स्टडी हुई है हमारे यहाँ पे 2008 में PhD हुई है, वो बाद में पब्लिश भी हुई है। उसमें ये बहुत अच्छे पाया गया है कि जो कंट्रोल ग्रुप है उनका 60 दिन तक उनको यज्ञ चिकित्सा यज्ञ वाले ग्रुप को दी गई, कंट्रोल ग्रुप का उनको कुछ नहीं दिया गया। तो कंट्रोल ग्रुप का 60 दिन पहले और 60 दिन बाद उनका जो रीडिंग है वो उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया था। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस उसका नहीं है। जो सिग्निफिकेंट होगा वहां पे स्टार दिखेगा। लेकिन जो यज्ञ वाले ग्रुप थे उनमें पहले 77 था, फिर बाद में वो 60 हो गया। जो वैल्यूज थी, जो इनके अंदर कौन सी वैल्यूज थी, ये इंफीरियरिटी की जो फीलिंग थी उनमें, आत्महीनता की जो भावना थी, वो सिग्निफिकेंटली
सांख्यिकीय दृष्टि से, स्टेटिस्टिक के हिसाब से वो एकदम सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुई थी 77 टू 60, जबकि इसमें 74 टू 70 ही थी। कहने का भाव ये है कि यज्ञ में करने से इंसान के गहराई तक के चीजों में फर्क पड़ता है। इनकी ये इनसिक्योरिटी फीलिंग थी, जहां पे पहले कंट्रोल ग्रुप में 72 था, 60 दिन बाद 70 था, उसका कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया था। जबकि यज्ञ वाले में पहले 72 था, बाद में 54 हो गया, उनके अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया हुआ है। ये स्टार देखिए, इनसिक्योरिटी फीलिंग में, असुरक्षा की भावना में उनमें बहुत घटोत्तरी हुई है। कहने का भाव क्या है कि मानसिक रोगों में जहां पे आज कुछ भी अवेलेबल नहीं है, वहां पे आयुर्वेद की जो औषधियां है, जो ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, इन सब का इसमें प्रयोग हुआ है। इन सब के उपयोग करके यज्ञ कराने से इंसान के अंदर इतना ज्यादा चेंजेस आता है। थायराइड की चर्चा करेंगे, ये बहुत ही अहम है। थायराइड की हम लोग अभी एक ही आपको स्टडी दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे पास थायराइड के ऊपर 5-7 लोगों के अलग अलग जगह पे हुए स्टडीज है, जो अभी हम लोग पब्लिश कराने जा रहे हैं। पर ये बहुत ही अच्छा स्टडी है कि पेशेंट था 2015 से थायराइड से परेशान था। टीएसएच का लेवल उसका, आप सभी डॉक्टर है, आप समझ सकते हैं कि उसका 3 से ऊपर था। और 2015, 16, 17 में गोलियां खाने के बावजूद भी जब जब भी टेस्ट कराया, उसका लेवल कभी भी नीचे नहीं आया। उसने 2017 नवंबर में यज्ञ चिकित्सा शुरू की, फरवरी 2018 में उसने वो पूर्ण कर दी। सिर्फ 3 महीना यज्ञ चिकित्सा ली, और उसके 3 महीने बाद उसने रीडिंग निकाला, तो उसका थायराइड का लेवल, टीएसएच का लेवल सबसे नीचे आ गया। और आप सब जानते हैं कि टीएसएच पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल होता है। वहां पे तो कौन सी औषधि काम करेगी, पर वहां पे ये एलोपैथी मेडिसिन तो उसके लिए है नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, लेकिन इसने काम किया है और उस इंसान का टीएसएच का लेवल नीचे आ गया था। बाद में वो पेशेंट संपर्क में भी था, वर्बली उसने बताया भी था कि उसका लेवल ऊपर नहीं गया है, उसने यज्ञ चिकित्सा कंटिन्यू रखी थी। और हम लोग उनको सलाह देते हैं कि अगर आपको एलोपैथी का डोज टेपर करना है, तो आप टेपरिंग डॉक्टर अपने एलोपैथी के हिसाब से टेपर करिए और यज्ञ चिकित्सा को कंटिन्यू रखिए। और दोनों का स्टेज को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि दवाई छोड़ना एक अलग प्रक्रिया है। पर ये कहने का भाव था कि सिर्फ 3 महीने के अंदर टीएसएच का लेवल नीचे आ गया है। ऐसा एक स्टडी हमारे पास मुंबई में, हमारे गायत्री परिवार के परिजन है, नागपुर के है, डॉक्टर उमा शर्मा के हस्बैंड है सुभाष शर्मा, उनका भी टीएसएच का लेवल इसी तरह से नीचे आ गया था, वो भी हमारे पब्लिकेशन में है डेटा। और इस तरह से और भी हमारे पास स्टडीज है। एक जगह पे तो एलोपैथी के साथ यज्ञ चिकित्सा भी शुरू कर दी थी थायराइड की, मुंबई का एक डेटा है। उसमें क्या हुआ था कि पेशेंट का टीएसएच, उसका T3 T4 का जो इम्बेलेंस था, वो बैलेंस होके भी नेगेटिव में चला गया, तब उसके सिम्टम्स रिवर्स हो गए थे, तब उसको फिर डॉक्टर को उसका डोज रिड्यूस करना पड़ा था। तो उतना पावरफुल थायराइड में तो बहुत ही गजब के रिजल्ट है यज्ञ चिकित्सा के। और हम सारे आयुर्वेद डॉक्टर को आह्वान करते हैं कि वो इस तरह की विधा को आयुर्वेद के साथ जुड़ के अपनाए, तो उनको अपने क्लिनिक में इसका स्वयं प्रभाव दिखेगा। अब दूसरी जो बात है कि इस पेशेंट के साथ उसका T3 का लेवल हायर, अब नॉर्मल से नॉर्मल की ओर बढ़ा था, नॉर्मल हायर से नॉर्मल लोअर की ओर बढ़ा था, T4 का लेवल भी नॉर्मल लोअर से नॉर्मल हायर की, अब नॉर्मल नॉर्मल अबनॉर्मलिटी की तरफ था, लोअर था, वो थोड़ा बढ़ गया था। और जो सबसे बेखूबी, बहुत जबरदस्त बात थी कि उस व्यक्ति का B12 का लेवल भी नीचे रहता था। वो 15 में भी नीचे था, 16 में भी नीचे था, और वो कंटिन्यूअस दवाई और इंजेक्शन ले रहे थे। और जब उन्होंने यज्ञ चिकित्सा ली, तो उनको, उनका कहना था कि उस समर में उनको B12 का इंजेक्शन नहीं लेना पड़ा। और जब उन्होंने जून में उसका टेस्ट कराया, तो उनका लेवल अपर रेंज में चला गया था। तो यज्ञ चिकित्सा में चूंकि हमने पहले ही कहा कि हम अलग अलग तरह की औषधियां उपयोग करते हैं, वो सिर्फ रोग की ही नहीं, शरीर को बैलेंस करने की भी बात होती है, जो आयुर्वेद पहले से कहता है कि उसके बैलेंस की औषधियां होती है। और वो इसीलिए हम लोग पूर्ण औषधि का उपयोग करते नहीं कि उसके एक्सट्रैक्ट का। तो इसीलिए इसके अंदर बाकी के जो इसके साथ जुड़े हुए रोग थे, उसमें भी पूरी की तरह से उसको फायदा हुआ था। इसके साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ और ये सब चीजों में जो बेनिफिट मिलता है पेशेंट्स को, वो 3-4 महीनों में इतना गजब का मिल जाता है कि हम लोग ये दावे के साथ बहुत ही गहराई के साथ ये सब चीजों को कर रहे हैं और बता रहे हैं। ये तो कुछ ही स्टडी आपके सामने रख रहे हैं कि यज्ञ चिकित्सा बहुत ही गजब की चिकित्सा पद्धति है।
और ये वैदिक काल की चिकित्सा पद्धति है। अब ये वैदिक काल की तरह अब ये पूरे गायत्री परिवार में इसको अपनाया जा रहा है और ये धीरे-धीरे पूरे इंडिया में सभी के पास ये जा रही है और ये बहुत ही तेज़ी से फैल रही है। क्योंकि एलोपैथी जहाँ पे असर नहीं कर पा रही है, वहाँ पे ये फ़ायदा कर रही है और काफ़ी जगह पे एलोपैथी के साथ साथ-साथ में कंधे से कंधा मिला के पेशेंट को फ़ायदा कर रही है। तो ये चिकित्सा पद्धति पे और गहन अध्ययन की भी आवश्यकता है कि जिससे ये और मास में चला जाए, लेकिन ये क्योंकि ये कोई नई पद्धति नहीं है, ये आयुर्वेद में भी वर्णित है और आयुर्वेद के आयुर्वेदाचार्य जो क्लिनिशियंस है, वो जब इस पद्धति को करेंगे, जो आयुर्वेद के उस ग्रंथों में दी हुई है हवन चिकित्सा धूम्रस्य, उसके साथ जब रोग के हिसाब से औषधियों का प्रयोग करके की जाएगी, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि पेशेंट्स इससे ट्रेमेंडस बेनिफिट पाएँगे। और ये बाकी के जो एविडेंस है, कैंसर पे हमें डिटेल में चर्चा करनी है, हमें आपसे डायबिटीज़ में डिटेल में चर्चा करनी है, एनवायरनमेंट पे हुई स्टडीज़ के एविडेंस पे डिटेल में चर्चा करनी है कि कौन-सी स्टडी में कितने बैक्टीरिया का लेवल कम हुआ। तो वो सब हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग करीब और 45 मिनट हमको लगेगा। पर ये हमारी रिसर्च जर्नल जो है उसमें कुछ पब्लिकेशंस हुए, कुछ-कुछ बाहर पब्लिश हुए हैं। ट्यूबरक्लोसिस की अगली बार चर्चा करेंगे क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ही गजब के रिजल्ट्स हैं। ये कुछ-कुछ स्टडीज़ है जो हमारे यहाँ पे पब्लिश हुए हैं एनेक्डोटली, तो यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किए हैं। करीब 7 से ज़्यादा पीएचडी हमारे यहाँ पे सिर्फ़ यज्ञ पे हो चुकी है और उसमें भी हमने बहुत ही अलग-अलग रोगों पे और अलग-अलग चीज़ों पे आर्थराइटिस से लेके सभी पे बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव हमने पाए हैं और मानसिक रोगों में यज्ञ चिकित्सा जैसा सैनिक कोई नहीं मिला है हमें। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करने का आपने हमको मौका दिया, उसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और इसके साथ मैं 5 मिनट आपकी और लूँगा क्योंकि थोड़ा-सा मुझे आपको एक और मोटा-मोटा सा अ, हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन की जो गतिविधियाँ हैं ये एक छोटा-सा उसका पहलू है। और जो पहलू है उसके लिए मुझे एक आपसे शेयर करना है और वो मैं हार्डली 2 से 3 मिनट में इसको पूर्ण करूँगा। क्योंकि हम लोगों की विज्ञान और अध्यात्म पे होने वाली रिसर्च का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है यज्ञोपैथी, जिसपे हम लोग पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान है, वहाँ पे 40 साल से ही मंत्र, योग और ये सब चीज़ों पे काम शुरू हुआ है और इसके बाद उसको विश्वविद्यालय में और आगे बढ़ाया गया है और एक ऐसा विश्वविद्यालय जो नालंदा, तक्षशिला की तरह पूरे अ, पूरे उसमें जो कार्य कर रहा है, नालंदा और तक्षशिला की तरह अपनी देव संस्कृति को जो आगे बढ़ा रहा है, जिस अभियान को लेके डॉक्टर महेश सिंघवी भाई साहब ने जो बताया, जिस अभियान को लेके सभी लोग चल रहे हैं, उसमें भी हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइलस्टोन है, जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। इसको फुल स्क्रीन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। गायत्री परिवार में 15 करोड़ से भी ज़्यादा मेंबर्स हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में, आत्म कल्याण में भी लगे हुए हैं और हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी उनकी इमेंस लव, ब्लेसिंग्स और फाउंडेशन से ही ये पूरा अभी भी चल रहा है और परम पूज्य गुरुदेव गायत्री फाउंडर ऑफ द गायत्री परिवार है, उसकी 150 से भी ज़्यादा मेंबर्स है, 150 मिलियन मेंबर्स है, 5000 से भी ज़्यादा सेंटर है। परम पूज्य गुरुदेव गायत्री के सिद्ध साधक है, उन्होंने 3400 से भी ज़्यादा किताबें लिखी है और सारे एस्पेक्ट्स ह्यूमन लाइफ के वहाँ पे टच हो जाते हैं। उन्होंने जो गाइडलाइंस हमें दिया है, उन्होंने जो वेद का पूरा भाष्य किया है, पुराण और उपनिषद का उन्होंने पूरा भाष्य किया है। विज्ञान और अध्यात्म की उन्होंने हमको देन दी है। 1940-70 से ही उन्होंने इस पे एक विशेषांक लिख दिया था विज्ञान और अध्यात्म का और विचार क्रांति अभियान, विचार बदले तो हम बदले, युग बदले का जो पूरा अभियान है, उन्होंने दिया है। फ्रीडम फाइटर में महात्मा गांधी के साथ मिलके भी उन्होंने पूरा 10 साल 1926 से 1938 तक उन्होंने पूरा उसको किया है। विजनरी, एक दिव्य दृष्टा युग ऋषि, उन्होंने पूरा मनुष्य को बदलने की मनुष्य जाति को एक नया युग आ रहा है उसका पूरा वो आर्किटेक्ट है। यहाँ पे उनके कुछ पिक्चर्स है पुराने मथुरा की विदाई से लेते हुए
और ये हमारा हेडक्वार्टर है शांति कुंज हरिद्वार, जहाँ से अभी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। ये गंगा की गोद, हिमालय की छाया में बसा एक बहुत ही गुरुकुल आरण्यक तीर्थ, और वो है जहाँ पे सबका स्वागत है। यहाँ पे प्रतिदिन 24 लाख से भी ज्यादा गायत्री मंत्र का जाप होता है, और ये गायत्री तीर्थ है। ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव प्रणम्य माता जी की साधना स्थली है। यहाँ पे उनकी चेतना का हम प्रतिपल अनुभव करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में एक दीपक जलाया था, जिसमें उनको अपने गुरु की प्रेरणा मिली है, और वहीं से उन्होंने ये पूरा 24 साल तक उन्होंने जो गायत्री के 24 महापुरुषन किए थे, उसके बाद ये पूरा मिशन खड़ा हुआ है। तो वो आज भी अखंड दीपक शांति कुंज हरिद्वार में है। आप सब आ सकते हैं, इसके दर्शन कर सकते हैं। और वहीं भी ये गुरु जी का कक्ष है। गायत्री माता का छोटा सा मंदिर है। यहाँ पे गायत्री, जो हमने जैसे ही कहा कि पूरे इंडियन कल्चर की जननी है, उसकी जो 5 वेदांत के जो वाक्य है, जो 5 पंच स्वरूप है पंचभूत के, उसकी पूरी फिलोसॉफी यहाँ पे पाते हैं। ये कुछ एक्टिविटीज है नेक्स्ट 2-3 स्लाइड में। शांति कुंज हरिद्वार, ये हमारा हेडक्वार्टर से कुछ पिक्चर्स है। 21वीं सदी की गंगोत्री। यहाँ पे हम लोगों के सारे जो 16 संस्कार होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं। पूरे इंडिया में गायत्री परिजन करा रहे, उसकी पिक्चर्स है। यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि जो हमारे आत्म उत्थान के लिए, सोशल के रिफॉर्मेशन के लिए जो आत्म साधना की जो हमारा अभियान है, वो भी चल रहा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सोसाइटी के लिए जो हमारे कार्य हो रहे हैं, चिकित्सा से लेके जो अभी आरोग्य फाउंडेशन कर रहा है। वृक्षों के हमने बहुत 400 से ज्यादा पहाड़ियां हरी भरी कर दी है। वृक्ष का पूरा अभियान चलता है। 60 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं हम लोग। एनवायरमेंट इनिशिएटिव है हमारा। हमने सारे तीर्थों की सफाई की है, करते रहते हैं। गंगा सफाई अभियान हमारा सबसे बड़ा अभियान है। वुमन, नारी सशक्तिकरण पे हम लोग पिछले जब से मिशन बना है तब से इस पे कार्य चल रहा है, नारी उत्थान के लिए। स्वावलंबन एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में भी ये चीज जब आप आएंगे तो पाएंगे। यहाँ पे कपड़े, कागज से लेके गौ उत्पाद से लेके सारी चीजें, पूरे भारत को आत्मनिर्भर बनाने का गांधी जी का जो स्वप्न था, उस पर पूरा कार्य हो रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक बहुत ही हमारा एक अहम हिस्सा रहा है उत्तराखंड में, पूरे इंडिया में। रिलीफ वर्क में हम लोगों की मौन स्ट्रॉन्ग आहुति हमेशा रहती है। ये हमारा गायत्री पीठ है, जहाँ पे पहले से ही बच्चों को इस एनवायरनमेंट में डाला जाता है। ये हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, जो नालंदा और तक्षशिला के आदर्शों पे एक चल रहा है। इसका जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि देयर इज द नीड फॉर एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट which could mold its students into noble and enlightened human beings, selfless, warm-hearted, compassionate and kind। एक ऐसा विश्वविद्यालय होना चाहिए जहाँ पे मानव बने। वो चीज यहाँ पे फुलफिल हो रही है। यहाँ पे आयुर्वेद का भी एक नक्षत्र वाटिका और पंच वाटिका के हिसाब से एक एक्यूप्रेशर पार्क है, श्री राम स्मृति उपवन है। ऐसे जगह जगह गायत्री परिवार ने बनाए हैं। और ये हमारे यूनिवर्सिटी के स्पेशल अट्रैक्शन है। वहाँ पे यूनिवर्सिटी के गुरुकुल में बीच में ही 700 टन का 1500 पाउंड का 750 केजी का एक बड़ा सा शिवलिंग है, जहाँ पे बच्चे बैठ के मेडिटेशन करते हैं और शिक्षा के साथ विद्या भी पाते हैं। शौर्य दीवाल है, जहाँ पे वीरों की, देश की लिए बच्चों के अंदर प्रेरणा भरी जाती है। स्वावलंबन के प्रयोग वहाँ पे चलते हैं। हमारे यहाँ पे सारे तरह के प्रकल्प चलते हैं। ज्योतिर्विज्ञान आयुर्वेद का हिस्सा है, आयुर्वेद का जुड़ा अहम हिस्सा है। यज्ञ का जुड़ा अहम हिस्सा है। हमारे यहाँ पे ये पूरी वेदशाला है, जो पूरी इंडिया में अब कुछ ही जगह पे बची है। हमारे बाकी के जो एक्टिविटीज है, स्कूल ऑफ इंडोलॉजी, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस फाउंडेशन कोर्सेज। और हमारे यहाँ पे हमारे कुलाधिपति श्रद्धेय डॉक्टर साहब लाइफ मैनेजमेंट और साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी के क्लासेस लेते हैं, जहाँ पे गीता और ध्यान की क्लासेस सब बच्चे को दी जाती है। और ये पूरे हमारे सोशल बच्चे, सारे बच्चे सोसाइटी को 3 महीने 1 महीना पूरा देते हैं सोशल इंटर्नशिप में, जहाँ पे उन्होंने जो जीवन विद्या सीखी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, गीता, यज्ञ और इस तरह से सारी वो क्लासेस सोसाइटी में कंपलसरी कोर्सेज के बाद जाते हैं। फेस्टिवल ऑफ योगा, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, ये हमारे इंटरनेशनल एमओयूज है।
जो सारे लीडर्स यहाँ पे आते रहते हैं हमारे विश्वविद्यालय में। हमारा इंटरनेशनली जो पहचान है हम लोगों की यूनिवर्सिटी की, यूरोप में और पूरे वर्ल्ड में, बाल्टिक कंट्रीज़ में, और टेम्पल्टन प्राइज़ कमेटी के मेंबर भी है, और स्वच्छ भारत अभियान, आईसीसी गवर्निंग बॉडी, यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज़ किया है योग को। यूनेस्को में अप्रूवल जब लेना था तब गवर्नमेंट ने, हमारे ही प्रो वाइस चांसलर ने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। यूरोप की बहुत ही उस तरह की जो ग्रांट है वो हम लोगों को मिली हुई है, 50 से ज़्यादा इंटरनेशनल आउटरीच है। तो ये सारी चीज़ें कहने का उद्देश्य ये है कि पूरा इंडियन कल्चर, यहाँ से हम योग और ये जो यज्ञ और ये जो है हमारा जो इंडियन कल्चर है वो पूरा का पूरा पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छी तरह से जा रहा है। यूरोप में से लेके वहाँ पे लैट्वियन कंट्रीज़ के हमारे यहाँ पे प्रोग्राम्स भी होते रहते हैं। और कहने का भाव ये है कि भारतीय संस्कृति, देव संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो अभियान चल रहे हैं उसमें ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय वो नालंदा और तक्षशिला के सिद्धांतों पे ही चलता हुआ वो एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे भारतीय संस्कृति का प्रकाश हर जगह पे जा रहा है। और ये चीज़ आप लोगों को दिखाने का इसलिए मन था क्योंकि हमारा जो यज्ञ का जो विज्ञान है, जो ये जो हम आपसे शेयर किए हैं, उसके पीछे का जो मूल जो बैकग्राउंड है वो यही है। और इसी के साथ में आज के लिए जो आपसे जो शेयर करने का आपने मौका दिया था उसको मैं पूर्ण विराम देता हूँ। और साथ ही कल हमें जो एविडेंस की चर्चा करनी है, कैंसर, ट्यूबरक्यूलोसिस, मानसिक रोगों की, डायबिटीज और एनवायरमेंट, और कुछ औषधियों की चर्चा जो आप लोग जानते हैं, उस पर हम लोग कल 45 मिनट में इसको पूर्ण करेंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आरोग्य फाउंडेशन का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम लोग जो कार्य कर रहे हैं और यज्ञ का जो कर रहे हैं उसको न बल्कि आपको बताने को कहा, बल्कि धन्वंतरी के दिन पूरा यज्ञ होगा। तो जो भारतीय संस्कृति का जो यज्ञ है वो जन जन तक पहुंचेगा। और हमें निश्चित रूप से विश्वास है कि आपकी भले शुरुआत आज छोटी हो पर धन्वंतरी के दिन बहुत ही बड़ा प्रोग्राम आपका होगा और हमारा पूरा सहयोग उसके लिए है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।